आज का हमारा सवाल है, अगर दो लोग एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हैं, तो फिर वो साथ क्यों नहीं रह पाते? कभी-कभी दोनों लोग एक-दूसरे को बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वो इतनी अलग हो सकती है कि उस समय पे एक-दूसरे के साथ में रहना will probably create more pain for the other person. When we say love conquers all, what that means? अगर मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, सेफ टू अज्यूम कि मैं चाहता हूँ वो खुश रहे। कंपैटिबिलिटी ओनली मीन्स कि हमारे लिए एक रिलेशनशिप में जो नॉन नेगोशिएबल है, हम उन नॉन नेगोशिएबल्स पे एग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम उन नॉन नेगोशिएबल्स पे एग्री कर सकते हैं, तो हम कंपैटिबल हैं। अगर हमारे नॉन नेगोशिएबल्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी। है, बी विलिंग टू लेट गो। कहानी के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो दुनिया देखती है और एक हिस्सा जो सिर्फ वो दो लोग जानते हैं जो इस कहानी को जी रहे होते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण खुल्लर और आप सुन रहे हैं बियॉन्ड द नैरेटिव, एक इनिशिएटिव आइचा सपोर्ट फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ हम सिर्फ इंसिडेंट्स की बात नहीं करते, हम उन इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं जो उन इंसिडेंट्स के पीछे छिपे होते हैं। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे जो कि रीसेंट पूना रिलेशनशिप ट्रेजेडी के बाद फिर से पब्लिक कन्वर्सेशन का हिस्सा बना है। लेकिन यह सिर्फ उस एक इंसिडेंस की बात नहीं है। यह सवाल शायद हर उस इंसान से जुड़ा हुआ है जिसने कभी किसी से प्यार किया है या किसी रिलेशनशिप को टूटते हुए देखा है, या शायद खुद किसी ऐसे रिलेशनशिप का हिस्सा रहा है जहां प्यार था लेकिन साथ नहीं था। आज का हमारा सवाल है, अगर दो लोग एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हैं, तो फिर वो साथ क्यों नहीं रह पाते? इसी विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं CEO ऑफ आइचास एंड डायरेक्टर ऑफ आइचा सपोर्ट फाउंडेशन मिस्टर नितिन शाह। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू किरण, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नितिन जी, सबसे पहला सवाल, क्या सिर्फ प्यार किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफी होता है? मुझे पता नहीं जब आप बोल रहे हैं प्यार किसी रिलेशनशिप को चलाने के लिए काफ़ी होता है, का कॉन्टेक्स्ट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 जन एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या वो लोग उस प्यार के बेसिस पे एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं? तो अगर प्यार उतना है, तो उस प्यार के साथ एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स है, जो काम आपको करना पड़ेगा, जो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, शायद उस प्यार की वज़ह से आप वो सब करने को तैयार होंगे, राइट? बट आज प्यार है और कल भी रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। सो ये जो सवाल है कि क्या प्यार काफ़ी होता है ज़िंदगी चलाने के लिए, कुछ लोगों के लिए हाँ, कुछ लोगों के लिए नहीं। जब तक प्यार बना रहता है प्रोबेबली हाँ, और अगर प्यार बना भी रहे, तो भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट है प्यार, लेकिन वो काफ़ी हो ऐसा ज़रूरी नहीं। अक्सर कहते हैं ट्रू लव कॉन्कर्स ऑल। सो डू यू थिंक रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या? कॉन्कर ऑल मीन्स व्हाट? राइट? क्योंकि जब आप मुझे बोल रहे हैं ट्रू लव कॉन्कर्स ऑल, तो ट्रू लव कैन आल्सो कॉन्कर वो सिचुएशन जहाँ पे 2 लोग एक-दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं। वो एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर ज़िंदगी भर एक-दूसरे के साथ नहीं रहते हैं और उसके बाद भी ज़िंदगी भर एक-दूसरे से प्यार करते रहते हैं। नाउ कैन वी से कि लव इज़ कॉन्कर्ड ऑल? इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाँ, पर अगर हम इस बारे में बात करें कि लव कैन कॉन्कर ऑल ताकि 2 जने हमेशा साथ में रहेंगे जो एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये वेबिनार। नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता।
बट ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी भी। तो आपके हिसाब से लोग लव और रिलेशन में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर देते हैं? कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, तो आपको हमेशा उसके साथ जीना चाहिए। लविंग एंड लिविंग टुगेदर आर टू डिफरेंट। किसी से प्यार करना और किसी के साथ रह पाना, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप किसी और से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया। तो कभी-कभी आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन चूँकि आप अपने आप से भी प्यार करते हैं और आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो उस प्यार के मुकाबले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबली इज़ नॉट द राइट थिंग टू से, बट उस समय पे, उस मौके पे किसी और चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, राइट? तो सबसे बड़ी गलती कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी भर हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। So it's like you don't want to let go of some things just because you love somebody else, right? नो नॉट नेसेसरी सी ओके, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। क्या माँ-बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? जनरली हाँ, राइट? क्या माँ-बाप ज़िंदगी भर अपने बच्चों के साथ रहते हैं? Not necessarily. क्यों? अगर प्यार करते हो, प्यार और साथ रहना इक्वल है, सो कई मजबूरियां होती हैं, बच्चों की जॉब्स होती हैं, बच्चों की पढ़ाई की वजह से, या पेरेंट्स की अपनी कोई मजबूरी होती है। तो कभी-कभी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करने के बावजूद उनके भले के लिए उनसे दूर रह सकते हैं, बिल्कुल। राइट? वैसे कभी-कभी बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करने के बावजूद भी मान लीजिए उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो ट्रीटमेंट एक ही हॉस्पिटल में मिल सकता है, जो हॉस्पिटल आपकी सिटी में नहीं है। अब उस ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आपको जॉब भी करना ज़रूरी है। जॉब आपको उस सिटी में नहीं है, जिस सिटी में पेरेंट्स का हॉस्पिटल है। तो एज़ अ चाइल्ड आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके भले के लिए इट मे बी इम्पोर्टेंट कि वो कोई ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आप उनसे तो रेगुलरली नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों कि पेरेंट्स के प्यार के साथ अगर हम प्यार करते हैं, तो हो सकता है हम साथ में ना रहें। और अगर हम किसी और को रोमांटिक प्यार करते हैं, तो हमारा उनके साथ रहना ज़रूरी है। प्यार तो इफ द आइडिया लव कैन कॉन्कर ऑल, देन इट कैन कॉन्कर टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, पॉसिबिलिटी कि आप ज़िंदगी भर एक-दूसरे से नहीं मिले। सो यहाँ पे आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज अ लिटिल डिफरेंट देन स्टेइंग सेपरेट। जो अभी आपने बात की वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर शायद लागू हो सकती है, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि रिलेशनशिप जब शुरू होता है तो वो इतना ब्यूटीफुल होता है, मगर धीरे धीरे चीजें बदल जाती हैं और दोनों में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सो ऐसा क्यों? ओके, तो इंटेंशनली अब मैं 2 चीज़ों को अलग-अलग करूँ। एक तो ये कि लव डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि आप किसी के साथ ज़िंदगी भर जियो। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम वापस से प्रोबेबली इस एपिसोड में कहीं आएँगे। और दूसरा कि जब आप किसी के साथ रह रहे हो, वक़्त क्यों प्रॉब्लम्स चालू होती है? तो कुछ सिचुएशन तो ऐसी होती है जहाँ पे आपके पास चांस ही नहीं है उनके साथ रहने का। आप प्यार करते हो, उनको पसंद करते हो, बट सर्कमस्टेंसेस की वज़ह से आप नहीं रह पा रहे। एंड दूसरा इज़ आप किसी को प्यार करते हो, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि आप दोनों साथ में भी रह पा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, राइट? राइट। तो अब आपका सवाल है कि साथ में जब लोग रहते हैं, तो उनके बीच में ये डिस्टेंस और प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाती हैं? तो बहुत सारे अलग-अलग रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में एंटर करते हो, आप जनरली एक रिलेशनशिप में एंटर करते हो किसी पर्सन के उन चीज़ों के साथ, जो चीज़ों में अच्छी है। क्योंकि जब तक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुई, तब तक आप कुछ समय के लिए एक-दूसरे से मिल रहे हो। प्रोबेबली थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है रिलेशनशिप के पहले। तो इस अट्रैक्शन फेज़ में आप अपने आप को उस रिलेशनशिप में बेचने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप यही कर रहे हो ना कि सामने वाले को लगे कि मुझसे अच्छा उनके लिए कोई नहीं है। बिल्कुल। सामने वाला भी यही कर रहा है। वो भी यही कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि मैं आपके लिए बिल्कुल सही हूँ।
तो जब आप किसी मार्केट में जाते हैं, दुकानदार के पास कुछ खरीदने के लिए और उससे आप बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना है? वो आपको सारी अच्छाई बताता है ना, बुराई तो नहीं बताएगा उस प्रोडक्ट की। कहता है हमसे अच्छा और हमसे सस्ता कोई दे ही नहीं सकता। करेक्ट? तो अब आप जब रिलेशनशिप में एंटर करते हो, आप सबसे अच्छा और सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट लेने की कोशिश कर रहे हो। व्हेन आई से सस्ता मीन्स कि जहाँ पे आपको लगे कि आपको सबसे कम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या बिल्कुल ठीक। वो एडजस्टमेंट जो आप करने को तैयार हो, चूँकि आपको जो मिल रहा है, वो दिखने में इतना अच्छा है। अगेन, दिखने में डज़न्ट मीन कि सम द अदर पर्सन इतने ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, बट जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है उस रिलेशनशिप में इन टर्म्स ऑफ जो आपको मिल सकता है, जिसकी वज़ह से आपको अच्छा लग सकता है, वो दिखने में इतना सारा है कि आपको लगता है इसके लिए तो अगर थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़े तो चलेगा। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। हम अपने आप को, हम जो ऑफ़र कर सकते हैं, हम उस ऑफ़र को बहुत अच्छा बता रहे हैं, और उस ऑफ़र के लिए सामने वाले को जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हम उसको जितना मिनिमम दिखा सकते हैं, हम उतना मिनिमम दिखा रहे हैं, राइट? तो अब शुरू में जब सामने वाला रिलेशनशिप में आता है, तो इस पैकेज के लिए आता है। जब आप साथ में रहने लगते हैं, शुरू में जब आप रिलेशनशिप में नहीं हुए हैं, अभी आप अट्रैक्शन फेज़ में हैं, तो थोड़े-थोड़े समय के लिए अच्छे बिहेवियर तो आना अच्छा होता है ना, पॉसिबल भी होता है। बिल्कुल। जैसे जब मैं हॉस्टल में था, अ, हॉस्टल में एक हॉस्टल डे करके होता है, जहाँ पे एक दिन आपके हॉस्टल में, अगर आप बॉयज़ हॉस्टल में हो, तो गर्ल्स हॉस्टल के सॉरी, गर्ल्स, योर पेरेंट्स, एवरीवन कैन कम एंड विज़िट योर रूम, ठीक है? वो जो एक हॉस्टल डे का दिन होता है, उस दिन मुझे याद है सुबह 9 बजे हॉस्टल डे शुरू होता है ना, शाम को 6 बजे तक। उन 3 दिनों के लिए सुबह 9 से शाम के 6 के बीच में हॉस्टल से ज़्यादा क्लीन जगह आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। मतलब आपको लगेगा कि इस हॉस्टल के सारे लड़के, मतलब कितने सफाई परस्त हैं, कितने ऑर्गेनाइज़। और तीसरे दिन 6 बज के 2 मिनट पे वो जितना सामान कहीं-कहीं पे भरा होता है, सब गिर जाता है। अब इफ यू आर अ गर्ल जो उस रूम में आके उस रूम को देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि यार ये तो कितना साफ-सुथरा बन रहा है, कितना अच्छा लड़का है, कितना ऑर्गेनाइज़। अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है मुझसे? कि जब हम साथ में होंगे तब भी वैसे ही ऐसे ही रहते करेगा, होंगे, ऑलवेज वैसे ही रहते होंगे। राइट? तो साल में 3 दिन के लिए मैं ऐसा रह सकता, साल में 365 दिन ऐसा रहना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड द रिवर्स इज़ आल्सो ट्रू। कितनी बार होता है जब आप इनिशियल रिलेशनशिप में या होने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप दोनों ने डिसाइड किया कि हम मिलने वाले हैं, द अदर पर्सन थोड़ा लेट हो रही है। तो जब वो उस हनीमून फेज में जब वो लेट होते हैं, आप सारे बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हैं कि गाड़ी खराब हो गई होगी, कोई मिल गया होगा, कुछ आ गया होगा। और यही बात जब आपकी रिलेशनशिप सस्टेन हो जाती है, आप रेगुलरली एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, फिर आप लेट होके बताओ। तो ज्वालामुखी। सर, एक रीजन जो आपने पूछा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जिसके साथ हम रिलेशनशिप में जा रहे हैं और जो वो पर्सन एक्चुअली है, में बहुत सी बार बहुत डिफरेंस होता है। कि इनफैक्ट आप कुछ लोगों से बात करोगे तो आप लोग बोलेंगे कि जिससे मैंने शादी की थी और अगले दिन जिसके साथ में उठा, वो दोनों लिटरली अलग लोग। इंसान ही बदल गए। सो एक ओके। चीज ये है। दूसरा, एज पीपल, बहुत सी बार हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमको बहुत अच्छे से समझता है या समझना चाहिए, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए प्रॉब्लम से। और ये आप कितनी बार रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट में देखोगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, झगड़ा हो रहा है, एक वन ऑफ द पर्सन इन रिलेशनशिप पूछते भी हैं कि अच्छा, क्या गलती हुई है मुझसे, या आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर, एंड देन द जवाब इज, ये भी बताने की जरूरत है। तो नाउ, अगर दो ही चीज हो सकती है, राइट?
या तो जिसने गलती की है, अज्यूमिंग उसने गलती की, या तो उसे पता नहीं था, ठीक है? तो अगर नहीं पता था, तो बताएँगे तो ज़्यादा बेटर है ना। या फिर उसे पता था और पता होने के बाद भी उसने जानबूझ के गलती की, फिर तो झगड़ा करने का मतलब ही नहीं है। ओके। मतलब वो तो फिर उन्होंने डिसाइड करके किया ना कि ठीक है, मुझे पता है तुमको बुरा लगेगा, पर मैं करूँगा। तो फिर अब ऐसे बंदे से झगड़ा करके क्या करूँ? तो एंड यू नो सो जस्ट टू कनेक्ट दिस, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। एंड देन देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी दैट एज़ 2 पीपल आप एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सर्कमस्टेंसेस वगैरह के आप दूसरे के साथ में रह सकते हैं, बट एज़ ह्यूमन्स आप भी ग्रो करते हैं, आप भी इवॉल्व होते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि व्हाइल आप एक-दूसरे से बहुत प्यार करें, एक-दूसरे का बहुत ख़्याल रखना चाहें, बट आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ज़िंदगी जीने के, आप जो अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उसमें चेंजेज़ आ सकते हैं और कभी-कभी दोनों लोग एक-दूसरे को बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, वो इतनी अलग हो सकती है कि उस समय पे एक-दूसरे के साथ में रहना विल प्रोबेबली क्रिएट मोर पेन फॉर द अदर पर्सन। एंड देन दिस कनेक्ट्स अस बैक टू जो हमने पहले बात की थी कि कभी-कभी आप उस रिलेशनशिप से बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि आपको और आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि हम दोनों के भले के लिए साथ में न रहना इज़ प्रोबेबली बेटर देन साथ में रहना, राइट? और उसका मीनिंग ये नहीं है कि प्यार कम हो गया, कि केयर कम हो गई, कि कंसर्न कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक-दूसरे से नफ़रत करें, बट यू जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर कि मेबी आवर स्टे टुगेदर वाज़ टिल हियर। तो कभी-कभी रिलेशनशिप नहीं छोड़ते लोग और बल्कि सिचुएशन के नीचे दब के रह जाते हैं। सो दैट इज़ वेयर व्हाट वी कॉल एडजस्टमेंट करना एंड ऑल द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टार्ट एंड फ्रिक्शन गेट्स क्रिएटेड बिटवीन द टू ऑफ देम क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं एक दूसरे की। इज दैट राइट? एडजस्टमेंट्स तो हर रिलेशनशिप का पार्ट है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में रह रहे हो, उसमें भी एडजस्टमेंट है और अगर आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे, तो भी एडजस्टमेंट है। उस रिलेशनशिप में रहने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो रही थी, जो आपको छोड़ना पड़ेगी, अगर आप उस रिलेशनशिप में नहीं हो तो, राइट? तो राइट। एडजस्टमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कुछ भी डिसाइड कर लो, कुछ एडजस्टमेंट तो आपकी लाइफ में होगा ही सही। अब सवाल ये है कि जो एडजस्टमेंट हो रहा है, वो एडजस्टमेंट के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं? उस एडजस्टमेंट के बदले में मुझे जो देना पड़ रहा है या मुझे जो मिल रहा है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा खुश हूँ या दुखी हूँ? और उसकी वजह से मेरा पार्टनर ज़्यादा खुश है या दुखी है? बिकॉज़ देयर इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी दैट आप एडजस्ट करने को तैयार हैं, बट यू नोटिस कि आपके एडजस्टमेंट की वजह से आपका पार्टनर इज़ अनहैप्पी और अगर वो खुश नहीं है एंड इफ यू रियली लव हिम, so it will be very difficult आपके लिए खुश Okay, so coming back to what you just said कि दो लोगों की ज़रूरतें अलग अलग हो सकती हैं और अगर इकट्ठे रह रहे हैं वो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो अलग हो जाना ही अच्छा है उनके लिए। अगेन एक सेकंड से ज़रूरत तो हज़ारों हो सकती है, राइट? सिर्फ ज़रूरत हर ज़रूरत के लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह सकते, बट कुछ ज़रूरतें कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन अदर ज़रूरत, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हर के लिए अलग-अलग होगा बट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक ज़रूरत है कि मैं चाहता हूँ सारा सामान मेरे घर पे सब जना खाना 7 बजे खा ही लें, राइट? माय पार्टनर उसका जॉब ही 8 बजे खत्म होता है रात को, तो वो कैसे 6 बजे खाना खा सकता है या खा सकता है? ये भी ज़रूरत है मेरी, क्योंकि मुझे 6 बजे अकेले बैठ के खाना होता है तो मैं नहीं खा पाता हूँ, तो मेरा पार्टनर अगर मेरे साथ खाए तो ज़्यादा अच्छा है। बट प्रोबेबली दिस इज़ अ ज़रूरत जिसके लिए मैं अल्टरनेट्स निकाल सकता हूँ, राइट? देयर इज़ अनदर ज़रूरत है, माय पार्टनर इज़ वेरी एम्बिशियस, दे हैव गॉट एन अपॉर्च्युनिटी जिसके लिए उनको कहीं अब्रॉड शिफ्ट होना है। I have, let's say, a parents to take care of. They are not well.
मुझे उन पेरेंट्स के साथ रहना ज़रूरी है, राइट? एंड बोथ ऑफ अस require long distance is not something that we are comfortable with. We need that warmth, the presence of Yes. someone, right? अब यहाँ पे if the things are so important, ठीक? तो कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिन ज़रूरतों के लिए you realize कि not being in the relationship is okay, right? पर अगेन ये हर जगह के लिए अलग-अलग है। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे इसको उठा रहा हूँ। और मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ बिकॉज़ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर छोटी-सी गलती के लिए, हर छोटी-सी प्रॉब्लम के लिए आप रिलेशनशिप छोड़ दो, राइट? कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, मुझे रेस्टोरेंट में हफ्ते में 3 बार जाना था, मुझे मेरा पार्टनर 2 बार लेके जाता है, तो इसलिए मुझे पार्टनर के साथ नहीं रहना। ठीक? तो देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट बट इट्स जस्ट कि हाँ, अगर आप ये ज़रूरतें इम्पोर्टेंट हैं, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन और इन ज़रूरतों को आप साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हो इन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लव कि चूंकि मैं किसी को प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मैं अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने जो डिजायर्स हैं, उनको पूरी तरह से मार रहा हूँ या मार रही हूँ ताकि हम साथ में रह सकें। और जब मैं वो ड्रीम कुछ जने ऐसे जो ड्रीम और डिजायर्स को मार के एक्चुअली खुश रह सकते हैं बिकॉज वो उनके लिए वो ड्रीम्स और डिजायर्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द ड्रीम एंड डिजायर टू लिव विद दिस पर्सन, देन दैट्स ओके, राइट? बट देयर आर सम पीपल हु कॉन्स्टेंटली फील किया तो मुझे वो करना था। तो अगर वो चीज आपके दिमाग में बार बार आ रही है, आप जिन डिजायर्स को कर्व कर रहे हो उनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे, देन इफ यू कंटिन्यू इन दैट रिलेशनशिप, फिर वहां पे देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, इमोशंस को डिप्रेशन होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लेथार्जी फील होगी, आपका मन नहीं करेगा चीजें करने के लिए बिकॉज जो आप करना चाहते हो आप कर नहीं पाए, और जो नहीं कर पा रहे हो अपेरेंटली इज मोर इम्पोर्टेंट एटलीस्ट आपके किसी पार्ट के लिए देन बीइंग विद दिस पर्सन। So, coming back to where we started, कई बार ऐसा होता है कि कपल्स जो हैं आपस में ये कंप्लेंट होती है कि मेरे से बात ही नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, डजंट शेयर द फीलिंग्स। तो क्या साइलेंस हमेशा प्यार कम होने की निशानी होता है? बिकॉज द अदर पार्टनर स्टार्ट्स फीलिंग इफ द स्पाउस इज नॉट पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन द राइट मैनर और चुप हैं, शांत हैं। तो किरण तो दिस डू इज अ यू गुड थिंक एग्जांपल जो हम पहले बात कर रहे थे कि व्हेन वी से लव कॉन्कर्स ऑल, व्हाट दैट मीन्स, अगर मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, सो सेफ टू अज्यूम कि मैं चाहता हूँ वो खुश रहें, और इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर वो खुश रहे तो मुझे पता हो कि उन्हें किस चीज से खुशी मिलती है, किस से नहीं मिलती है, जनरली? राइट? और अगर मुझे नहीं पता तो एटलीस्ट मैं एफर्ट कर रहा हूँ उनसे पूछने के लिए कि अच्छा मुझे कम से कम पता लगे कि आपको किस चीज से अच्छा लगता है, किस चीज से बुरा लगता कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? है, राइट? पर हमने जो शुरू में बात की, हमें बहुत सी बार लगता है हमें कम्युनिकेट करने की क्यों जरूरत है, ये भी पूछने की बात है, ये भी बताने की बात है। तो अब अगर हम पूछ ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं, तो सामने वाले को पता नहीं लगता, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिलेशनशिप में एक जने को सी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, राइट? अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो कुछ जने आर वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट देयर फीलिंग्स, वो महसूस करते करते उस फीलिंग के बारे में बता सकते हैं, और कुछ जने महसूस तो करते हैं लेकिन उन्हें उन फीलिंग्स के साथ थोड़ी देर के लिए रहने की जरूरत है, उनके बारे में सोचने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है, फिर उसके बाद उस फीलिंग का जो फाइनल 2 लाइन में समरी है वो आपको वो बताते हैं, राइट? और कुछ सो केसेस व्हाट में वो भी नहीं बताएंगे क्योंकि उनको कभी कभी लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, अब मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे अंदर थी, मैंने ढूंढ लिया, सोच लिया, समझ लिया, रिजॉल्व कर लिया, तब आपको बता के क्या करूँ? सो यू मीन टू से कि थोड़ी सी हमें उनको इमोशनल स्पेस देने की जरूरत है? अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 अलग अलग तरह के लोग होते ओके। हैं ना। जब हमको पता है कि अलग अलग लोगों का स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग राइट। है, मैं अगर मेरे पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा ना कि अच्छा आप फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, मैं जी। चाहता हूँ कि आप मेरे साथ फीलिंग्स शेयर करो, राइट? नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट माय पार्टनर विल टेल मी कि यार पर मुझे नहीं समझ में आता फीलिंग्स कैसे शेयर करें, ठीक है? या मैं फीलिंग्स शेयर करता हूँ तो मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। सो धीरे-धीरे द टू ऑफ अस टुगेदर कैन क्रिएट अ स्पेस, कैन फाइंड गाइडलाइंस कि अच्छा चल इन चीज़ों के बारे में जो आपको फीलिंग्स होती है आप मुझे बता के रखो, बाकी चीज़ों में नहीं बताओगे तो भी चलेगा। सिमिलरली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द अदर पार्टनर सेज कि यार तुम कुछ ज़्यादा ही शेयर करते हो, इतना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता, राइट? और फिर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो मेरा दिमाग कहीं और जाने लगता है, फिर तुम उसके ऊपर और गुस्सा आते हो कि मैं इतनी इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ और फिर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा ज़्यादा शेयर करूँ, बट आई नीड यू टू ट्राई कि आप थोड़ा कम कम शेयर कम करें। शेयर करो। नाउ देयर कैन बी एन अरेंजमेंट, राइट? कि ठीक है, सो कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं, किस तरीके की चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, करना चाहिए, जहाँ पे तुमको प्रॉब्लम नहीं है, कितना शेयर करना चाहिए और बाकी देन ईच पर्सन कैन हैव अदर फ्रेंड्स, राइट? दैट वी कैन इंटरैक्ट विद, टॉक टू, वी कैन हैव अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। तो अगर वो 2 जन एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, देन दे कैन फिगर आउट अ वे। सो दोनों चीज़ हो सकती है क्योंकि सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे पार्टनर को स्पेस देने की ज़रूरत है। कभी-कभी मेरे पार्टनर को मुझे एक्सप्रेस करने देने का मौका देने की भी ज़रूरत है। So it will be very unfair to say कि एक ही जने को दूसरे पार्टनर को स्पेस देना चाहिए और दूसरे पार्टनर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का जी। है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, वो तो वो जब एक-दूसरे से बात करके फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे तो ही पता लगेगा। मतलब फॉर एवरीवन जो हमारी बात सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, आप कैसे किसी बिज़नेस एग्रीमेंट में जाते हो तो आप एक टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, राइट? मुझे पता है कि सुनने में बहुत क्रूड लगता है कि हम रिलेशनशिप को बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन के साथ ट्रीट कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप शुरू होने के पहले आप पूरा डॉक्यूमेंट बनाओ। लेकिन रिलेशनशिप राइट। के अंदर जब आप जाते हैं और जब आप उस रिलेशनशिप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ज़रूरी है कि आप वो सारे कन्वर्सेशन एक-दूसरे के साथ करें और उनकी गाइडलाइंस, उनकी जो फ्रेमवर्क है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग रखें। और ये अंडरस्टैंडिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में उनको दें, राइट? मुझे पता है ये सुनने में बहुत ऑब्वियस लगता है। मुझे ये भी पता है कि हम 90% लोग ऐसा नहीं करते, राइट? और मुझे ये भी पता है कि ये शुरू करने में बड़ी हिचक होती है, कि यार अब इतने साल हो गए, अब अभी पूछेंगे तो कैसा लगेगा? ठीक, पूछना शुरू कर लीजिए एंड देन यू विल रियलाइज दैट ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सामने की तरफ से भी आएँगे। सो सर हमें कब समझ आना चाहिए कि सामने वाला दूर नहीं हो रहा है मगर इमोशनली एग्जॉस्टेड है? जनरली सामने वाला आपको बोल देगा। इन सो मेनी टाइम्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स आप नोटिस करोगे कि एक या दोनों पार्टनर बोल देते हैं कि अब मैं थक गया। हम क्या करते हैं, हम उसको उस झगड़े में कही गई एक बात समझ के छोड़ देते हैं। मैं थक गया हूँ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ झगड़े में कही गई बात। कि आप ठीक है, मुझे समझ में आता है झगड़े में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो मीन नहीं करते हैं बिकॉज़ कभी-कभी फिर जितना फ्रस्ट्रेशन बाहर आता है तो जितनी भड़ास है, वो जितनी बुरी तरीके से निकल सकती है, कभी-कभी उतनी बुरी तरीके से निकल जाती है। सो नॉट एवरीथिंग जो आपको झगड़े में बोला जा रहा है, या जो आप बोल रहे हैं उसका नेसेसरीली मीनिंग हो। लेकिन जब कोई आपको क्लियरली बोल रहा है कि अब मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है इससे ज़्यादा, राइट? दैट्स नॉट अबाउट वो एक झगड़ा। तो एक तो पहले सुन लो, पार्टनर कुछ बोल रहा है तो कम से कम इतना तो सुन ही लो। नहीं, मतलब आप सोचो तो एक तरफ हम कंप्लेंट करते हैं मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करता है, फीलिंग शेयर नहीं करता, क्या करती है? तो मतलब लिसनिंग और सिर्फ सुनने का डिफरेंस है ये। लिसनिंग का भी, बोलने का भी। और जब पार्टनर आपसे पूछ रहा है, मुझे पता है बहुत सी बार रिलेशनशिप में होता है, जब सी कभी-कभी क्या होता है ना, हमें भी गुस्सा आ रहा होता है पर हमें पता भी नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों पे चिढ़ने लगते हैं। अब हमारा पार्टनर कोशिश भी करता है कभी, तो मेरे को बता दे मैं क्या अलग करूँ? मैं क्या गलत करूँ?
हमको भी नहीं पता गुस्सा क्यों आ रहा है, तो आप जवाब क्या दोगे? क्योंकि वो गुस्सा सिर्फ आज की वजह से नहीं हो रहा है, आज किसी रूम की लाइट बंद नहीं हुई, वो प्रॉब्लम लाइट नहीं है। क्योंकि तो जब मैं अगर मैं अपने पार्टनर से पूछ रहा हूँ कि अच्छा क्या क्या करूं मैं, बोला लाइट बंद कर दो, अगली बार से। मतलब मैं 100 में से 95 टाइम मैं लाइट बंद करता हूँ। अब 3 4 5 बार कुछ काम होगा, कुछ हो गया, कुछ छूट गया, तो मैं मतलब परफेक्शन तो आप फिर भी मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो उतना तो हो सकता है कि वो उतना रह जाए। फिर उतना कैसे रह सकता है? मैंने कि यार वो तो फिर कभी कभी तुमसे भी चीजें छूटी, तुम गिनाओगे मुझे, राइट? सो देन द पर्सन आफ्टर सम टाइम से अच्छा ठीक है, ये तो अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना तो कभी कभी होगा, पर मैं और क्या करूं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एंड द पार्टनर देन द रिस्पॉन्स इज, ये भी बताना पड़ेगा तो क्या फायदा है, और वो रिस्पॉन्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप नहीं बताना चाहते हो, बहुत बार आपको भी नहीं पता है, तो आप भी सोचो क्या बोलोगे उसको, एक्चुअली लाइट खुली रह गई, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, हमने झगड़ा इतना बड़ा कर लिया उस बात के ऊपर, अब मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूं? तो जस्टिफिकेशन का आंसर तो कुछ है नहीं, तो जवाब आता है ये भी बताना पड़ेगा तो फिर क्या है? सो व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, अगर आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो कि अगर मुझे ये भी बताना पड़ेगा तो क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगली बार आप झगड़ा ना करो, और दूसरा, आपको सोचने का मौका मिलता है कि आपको इतना गुस्सा किस चीज पे आया, क्या वो लाइट एक्चुअली इतनी बड़ी बात थी, या कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, एंड देन टॉक अबाउट उन चीजों के बारे में जिसकी वजह से वो गुस्सा पाइल अप हो रहा है। So it is almost like delayering कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मे बी वो उस वक़्त लाइट के बारे में नहीं होगा। मे बी इट वाज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। तो बहुत सी बार जब झगड़ा शुरू होता है, वो झगड़ा शुरू किसी और चीज पे होता है, वो तो एक सिम्टोमेटिक है, मतलब वो तो सिस्टम ढूंढ रहा था कि मुझे झगड़ना है, मैं मौका ढूंढ रहा हूँ कि झगड़ा कब होगा, राइट? और बहुत सी बार वो कॉन्शियसली नहीं होता है, और इसलिए आप रियलाइज करोगे कि आप कुछ तो अच्छी बात कर रहे थे, सही चीज की, सही बात की, और वो कब झगड़े में हो आप सोच रहे हो, मैं तो मतलब अच्छी बात बता रहा था, झगड़ा कैसे हो गया? तो either yours or the partner system is searching for a place to vent out, कि वो बहुत भरा हुआ है, वो सिस्टम निकालना चाहता है, आप और आपका पार्टनर दोनों को बहुत सी बार कॉन्शियसली पता भी नहीं हो, बट कौन सी चीज कहाँ ट्रिगर करेगी और फिर वो पूरा भड़ास निकलता है, तो वो सिम्टम के पीछे आप बात कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा जरूरी है कि आप ये भी चेक करो कि और क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये भड़ास निकल रही है, क्योंकि वो पहले से कुछ पायलट। क्योंकि उस वक़्त जब लड़ाई हो रही होती है तो मैंने ज़्यादातर ये नोटिस किया है कि आगे की पीछे की सब निकल आती हैं। इट इज़ नॉट दैट मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कहीं पीछे रह जाता है एंड दे स्टार्ट ये किया था, ये किया था, ये किया था एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन। क्या उसमें प्रॉब्लम है कि जो ये क्या था, आप बैक में जाके चेंज तो कर नहीं सकते हो, नहीं। है? तो आपने भड़ास निकाली, सामने वाले ने सुन लिया, अब सामने वाले ने जब सुना तो उसको लग रहा है कि तो जब हुआ तो वो क्यों नहीं बोला, वक्त तो शायद में कुछ कर राइट। भी लेता है, कर लेती। एंड नॉट रॉन्ग आल्सो। नहीं, दे मे नॉट बी रॉन्ग, दे मे बी राइट कि मेरी गलती हो भी सकती है, बट जब मैंने गलती की थी, वो अगर आप मुझे अच्छे से बताते तो शायद मैं खुद बता सकता था, ठीक है? राइट। वक्त आपने बताई नहीं, अब आप आज मुझे बता रहे हो जिसके अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता वापस जाके, और उसके बाद भी अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है चलो आपको लगता है मैंने ये सारी चीजें गलत की है, मे भी मेरी गलती है, आगे मैं इसको कैसे चेंज करूँ, आप मुझसे आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर जवाब आएगा ये बताना पड़ेगा, तो तो यहाँ पे ईगो आ जाता है बीच में क्या? बहुत सारी चीजें, ईगो भी आ जाता है, बहुत सी बार हमको भी नहीं पता है हम झगड़ क्यों रहे हैं, तो फिर हम जस्ट आंसर क्या देना, जैसे मैंने आपको बोला है। बहुत सी बार ये भी हो जाता है कि कितनी चीज आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी, मतलब बिकॉज समटाइम्स आप भी एग्जॉस्ट हो जाते हो ना कि अब मैं हर बात, सी दिस इज आल्सो अनदर थिंग, राइट? आई वांट टू बी माय पार्टनर स्पाउस, मैं अपने पार्टनर का स्पाउस बनना चाहता हूँ, उनका पिता या माता नहीं,
राइट? पर जो स्पाउस है वो तो है। अब अगर उन्हें कुछ चीजें नहीं पता है, एंड इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम एज इफ यू आर देयर पेरेंट, तो या तो आप झगड़ते रहो या समझा दो, या अगर इतना ही बताना पड़ रहा है आपको जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, ठीक? फिर आप उस रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं? देन दिस इज दैट एग्जांपल कि अच्छा, मे बी माय पार्टनर हैज अ रिक्वायरमेंट कि उनको ये सारी चीजें बताने की, समझाने की जरूरत है। मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पे मैं समझा सकता, राइट? फिर आप एक दूसरे को बहुत पसंद कर सकते हैं, बट फिर भी हम साथ में रह के झगड़ने ही वाले हैं फिर, राइट? सो ऑल ऑफ अगेन दीज आर एग्जांपल्स, बट अगेन इट्स इम्पोर्टेंट कि यू शुड नो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो एक पैकेज डील है। आप ये नहीं बोल सकते इतना अच्छा, इतना तो मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, राइट? सो पहले तो जो है वो है, जो चीज आपको नहीं पसंद है वो बताना, और उसकी जगह आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो बताना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पार्टनर को पता होता तो वो गलती करती ही नहीं। दूसरा, बट तीसरा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, बट दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं भी वो तो मैं होनी उसी चाहिए। के ऊपर आ रहा हूँ। तो दूसरा कि बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताने के बाद आपका पार्टनर उससे अग्री करता है या नहीं करता है, वो पता करना। और अगर वो अग्री करते हैं तो उनकी मदद करना ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके जिस चीजों पर अग्री कर रहे हैं। और जहां पे वो अग्री नहीं करते हैं, वहां पे देन यू ऑल्सो नीड टू लुक बैक एंड चेक, मैंने 100 चीजें आपको बोली जो आप में कर चेंज होनी चाहिए, क्या वो 100 की 100 चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है? क्या उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो, मतलब आइडियल वर्ल्ड में सब मिल जाता तो बहुत अच्छा था, बट गिवन द रिलेशनशिप के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट मेरे लिए रिलेशनशिप है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर देयर सर्टेन थिंग्स जो मैं पार्टनर से कि ये मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं करना चाहता, कैन आई लेट गो ऑफ सम ऑफ दोस? इफ आई कैन, बिकॉज बहुत सी बार रिलेशनशिप में ये भी होता है कि आपका पार्टनर 99 चीजें ठीक कर रहा है, एक चीज गलत है, पर अब आपके दिमाग में वो एक चीज इतनी घूम रही है कि 99 को आप देख ही नहीं रहे। एब्सोल्युटली। सो वो एंड देन इज द लास्ट पार्ट, कि अगर आपको और आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने कम्युनिकेट कर दिया, मेरे पार्टनर ने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स कम्युनिकेट कर दी, देयर आर सम प्लेसेस जहां पे हम अग्री नहीं कर रहे, और जिन एरियाज में हम अग्री नहीं कर रहे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके ऊपर नेगोशिएशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, देन दैट इटसेल्फ बिकम्स एन इंडिकेटर कि अगर आप लोगों के लिए नॉन नेगोशिएबल चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन यू मे लव ईच अदर, बट यू मे सेपरेट बिकॉज यू लव ईच So this reminds me of that movie Thappad. Everything was acceptable, a nice relationship, but she did not accept the fact that the husband slapped her in front of everybody. And for some people, it might be something very casual. उनको लगे कि कुछ नहीं होता, ऐसे तो होता रहता है, बट उसके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो वो नॉन नेगोशिएबल हर जने के लिए अलग अलग हो। की पॉइंट इज आपके नॉन नेगोशिएबल के ऊपर आपका और आपके पार्टनर का अग्रीमेंट नहीं होगा, और वहां पे फिर जबरदस्ती करना इन एनी वेज विल लीड टू अदर प्रॉब्लम। तो ये काफी हद तक हमने तो बात की केमिस्ट्री की, पैकेजिंग की, और वो एक दूसरे के लिए बेस्ट सामने रखा, लेकिन कंपैटिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? तो कंपैटिबिलिटी इज द पार्ट जहां पे मैं आपको बोलूंगा अगेन, वेयर वी गो बैक टू लव कॉन्कर। सी कंपैटिबिलिटी का क्या मीनिंग, कि मैं और मेरे पार्टनर एक दूसरे के साथ कितने कंपैटिबल है, कितने एडजस्ट करने को तैयार है, राइट? कंपैटिबिलिटी डजंट मीन कि मैं और मेरे पार्टनर हर चीज पर अग्री करें, ठीक? क्योंकि अगर आप हर चीज पर अग्री करने लगोगे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप दोनों बहुत जल्दी बोर हो जाओ, ओके। ठीक? दैट्स आल्सो पॉसिबिलिटी, बिकॉज़ लोग होते हैं ना रिलेशनशिप के अंदर बहुत सी बार कि हम एक दूसरे को इतने अच्छे समझते हैं, इतने अच्छे से जानते हैं, सारी चीजें हम इतने अच्छे से करते हैं, पर वो ना लाइफ में सिर्फ स्पार्क चले गए। अब अगर आप अपने आप एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो कि देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट, सो फिर एक दैट फीलिंग की चीजें इतनी ही सेटल हो गई
कि अब उसमें कुछ नया नहीं रहा, उसमें कुछ स्पार्क नहीं रहा। वो भी हो सकता है। तो दिस इज नॉट टू से दो जने बहुत दे रहे तो हमेशा ऐसा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत से लोग कंपैटिबिलिटी को सिमिलैरिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं। राइट। कंपैटिबिलिटी ओनली मीन्स जो ओके इन टर्म्स ऑफ जो हमने बात की है कि हमारे लिए एक रिलेशनशिप में जो नॉन नेगोशिएबल है, हम उन नॉन नेगोशिएबल्स पे अग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम उन नॉन नेगोशिएबल्स पे अग्री कर सकते हैं तो हम कंपैटिबल हैं। अगर हमारे नॉन नेगोशिएबल्स पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, तो फिर हम कंपैटिबल नहीं हैं। So if like I had a client जिनकी problem ये थी that the husband was a party goer and the wife did not like late nights because सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता था. She used to go for work. The husband was in business. वो लेट उठ के काम कर सकता था. So they while counseling it was kind of settled कि the wife said कि मेरे को 10 बजे सोना होता है. एंड द हस्बैंड सेड मेरे को तो पार्टी के लिए जाना ही जाना है, हफ्ते में 2 या 3 दिन तो जाना ही जाना है. सो दे काइंड ऑफ एग्रीड कि द हस्बैंड कैन गो अलोन एंड द वाइफ सेड आई कैन जॉइन इफ आई वांट टू, इफ आई हैव अ छुट्टी द नेक्स्ट डे लाइक probably a Saturday night. If you're going out I can join you, otherwise I am okay at home and I'm okay with you going alone. So this is what आपका मतलब है कि compatibilities में एलिमेंट आएगा कि कहीं पे उन्होंने एग्री कर लिया कि ये करेक्ट। सो ओके. मेरे लिए बाहर जाना जरूरी है, मेरे लिए टाइम पे सोना जरूरी है, राइट? अब ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए नॉन निगोशिएबल है। नॉन कैन वी नेगोशिएबल है. फाइंड द वे टू अकोमोडेट बोथ? अगर हाँ, हाँ. तो हम कंपैटिबल हैं। बट अगर मेरा मतलब फॉर एग्जांपल वन ऑफ द पार्टनर सेज कि मुझे बाहर जाना है और मैं जहां पे जाता हूँ वहां पे पार्टनर्स के साथ ही जाना जरूरी है और तुम्हें आना और पड़ेगा. तुम्हें आना ही पड़े, मतलब जो मेरा पार्टनर है उसे आना पड़ेगा क्योंकि वो उस पार्टी की रिक्वायरमेंट है, राइट? एंड द पार्टनर सेज जिस दिन अगले दिन मेरा सुबह ऑफिस नहीं है उस दिन मैं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, पर हफ्ते में 6 दिन मेरा ऑफिस है, तो 6 दिन तो मैं नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरे लिए मेरा ऑफिस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए वो पार्टी है So ना। either the husband doesn't go or he goes alone, right? करेक्ट, बट द हस्बैंड इज सेइंग कि द काइंड ऑफ पार्टीज आई गो टू आई हैव टू हैव अ पार्टनर विथ मी। मतलब आई एम गिविंग एन एग्जांपल, राइट? कि दीज आर कपल्स पार्टी हुई, तो अगर जाना है तो मुझे मेरे कपल के साथ जाना, पार्टनर के साथ जाना जरूरी है। नाउ व्हाट डू यू डू? सो नाउ देयर कुड बी थर्ड अरेंजमेंट कि ठीक है, कैन यू हैव अ फ्रेंड दैट कैन गो अलोंग विथ यू, बट देन द पार्टनर शुड एग्री विद दिस। जो मुश्किल है. सो इसीलिए तो व्हेन आई से कंपैटिबिलिटी, दिस इज व्हाट आई मीन बाय कंपैटिबिलिटी अराउंड थिंग्स व्हिच आर नॉन नेगोशिएबल। कैन वी फाइंड अ वे अराउंड इट? कैन वी फाइंड अ वे ताकि हम दोनों के नॉन नेगोशिएबल्स आर रिस्पेक्टेड, आर फुलफिल्ड? आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नॉन नेगोशिएबल्स में टेम्पररी लैग हो सकता है, दैट अभी देयर इज अ प्रमोशन व्हिच इज ड्यू, मुझे जाना जरूरी है, द पार्टनर सेज ठंडी चल रही है, तो ठीक है, कितने टाइम में तुम्हारा प्रमोशन ड्यू होने वाला है? हफ्ते भर में, तो आई टेक अ वीक ऑफ, इस हफ्ते में चल लूंगी एंड देन आई कैन गो बैक टू नॉर्मल, राइट? नाउ दे कैन फाइंड अ वे इन व्हिच दे कैन बी अरेंजमेंट्स मेड, बट यहाँ पे दोनों पार्टनर आर अनविलिंग टू मेक एनी अरेंजमेंट, एंड आई एम सेइंग अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट इज नॉट बीइंग मेड आउट ऑफ कंपल्शन। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपना मन मार के ये अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, जब मैं इस अरेंजमेंट को इम्प्लीमेंट करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना मन मारना पड़ेगा, राइट? देन यू आर गोइंग बैक टू जो आपने पहले बात की थी, सेपरेशन का, इमोशनल इश्यूज का, लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ कंसर्न्स का एंड सो ऑन। बट अगर ये टेम्पररी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसको कैसे हैंडल कर सकते, देन आई वुड स्टिल कॉल इट कंपैटिबल। तो चलिए अब कुछ कॉमन बिलीव्स के बारे में बात करते हैं.
क्या ट्रू लव में कभी फाइट नहीं होती? दो जने इन्वॉल्व है ना, तो मतलब इवन इफ आई लव माई सेल्फ फुल्ली, आई एट टाइम्स एंड अप हैविंग अ फाइट विद माई सेल्फ। तो पार्टनर के साथ तो फिर ना, इट डिपेंड, आप फाइट किसको बुलाते हो, बट डिसएग्रीमेंट्स तो हमेशा हो ही सकते तो दीज आर थिंग्स दैट पीपल बिलीव, दैट इज व्हाट आई एम गिविंग यू। और अगर पार्टनर प्यार करता है तो बिना बोले सब समझ जाना चाहिए। हैं। यू आर आस्किंग फॉर अ पार्टनर जो आपका दिमाग पढ़ सके। बी केयरफुल फॉर व्हाट यू आस्क। अगर आपको कोई पार्टनर ऐसा मिल गया जो आपका माइंड रीड कर सकता है, वो आपके लिए ज्यादा कैन बी प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन बी डेंजरस। क्या कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस एक ही चीज है? या डेफिनेशन जब आप कैसे उसको डिफाइन करना चाहते हो आपकी मर्जी है, बट आई वुड से दिस दैट इन एनी रिलेशनशिप देयर विल बी सम गिविंग। अगर आपको लगता है कि आप जितना उस रिलेशनशिप में जो आप ओके, सो लेट मी पुट दिस वे कि हर रिलेशनशिप में थोड़ा एडजस्टमेंट होगा। आपको लगता है कि जितना मैं एडजस्ट कर रहा हूँ उसके मुकाबले मुझे जो मिल रहा है वो उस एडजस्टमेंट के वर्थ है, तो जनरली पीपल विल कॉल इट अ कॉम्प्रोमाइज कि तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, थोड़ा मैंने दिया थोड़ा तुमने दिया, राइट। पर जहां आपको लगने लगता है कि मैंने जितना एडजस्टमेंट किया उसके बदले में जो मुझे मिल रहा है वो कम है, राइट, देन इट बिकम्स अ सैक्रिफाइस। एंड इट डजंट मैटर आप क्या एडजस्टमेंट करो और आपको क्या मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ आपका दिमाग उसको कैसे परसीव कर रहा है। कभी कभी आपको बहुत ज्यादा मिल रहा होगा जो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो उसके मुकाबले, पर फिर भी क्योंकि आपके दिमाग में है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इट मे कम अक्रॉस अ सैक्रिफाइस। और कुछ टाइम समय ऐसा होगा कि आपके आसपास में हर जन आपको बोलेगा तू इतना सैक्रिफाइस कैसे कर सकता है, कर सकती है इस रिलेशनशिप के लिए, राइट। पर आपको लगता है मैं कहाँ सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो चाहिए मुझे मिल रहा है। क्या हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी होता है? क्योंकि यूजुअली व्हेन कपल्स कम फॉर रिलेशनशिप काउंसलिंग, उनका सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि हमारी बनती नहीं आपस में, वीड रादर बी सेपरेटेड, मगर बच्चों की वजह से फिर भी उसमें रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो किरण दो अलग अलग सवाल है। पहला, क्या हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी है? अ, बचाने का मीनिंग क्या है? अगर बचाना इज इक्वल टू कि क्या दो लोगों को हमेशा साथ में रहना चाहिए अगर वो रिलेशनशिप में कभी थे, तो उसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि बिल्कुल। डिपेंड्स। पर अगर रिलेशनशिप को बचाने का मीनिंग ये है कि इवन इफ अगर हम साथ में नहीं रह रहे, वी वुड एटलीस्ट, हम चाहेंगे कि हम एक दूसरे के साथ एमिकेबल हैं, कि हम दूसरे की तरफ रिस्पेक्टफुल हैं, कि ये बहुत ही गंदा सेपरेशन ना हो, तो प्रेफरेबल। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप सेपरेट हो रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं सेपरेट हो, सिर्फ आप दो जने इन्वॉल्व नहीं है, प्रोबेबली आपकी फैमिली इन्वॉल्व है, आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स इन्वॉल्व है। आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो अगर वो सेपरेशन बहुत बुरा होता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप पे नहीं है, आपकी लाइफ के हर अदर एरिया पे हो सकता है। तो इट्स रिकमेंडेड कि अगर आप सेपरेट हो रहे हैं तो एक एमिकेबल सेपरेशन हो तो बेटर है। पर क्या ये हर जगह पॉसिबल है? इफ टू पार्टनर्स लव ईच अदर, इट इज पॉसिबल। इफ वो एक दूसरे पे खुन्नस खा के बैठे कि हमको तो सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करनी ही है, देन यू कांट कॉल इट लव, राइट। फिर जब आप सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हो, साथ में खुद की भी होगी, बट वो चॉइस है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप किस स्टेज पे है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ पार्टनर जो मुझे सुबह शाम मारता है या मारती है, और मेरे बच्चे मुझे रोज मार खाते हुए देख रहे हैं, और जो मुझे मार रहा है वो बच्चों को भी मार ही रहा होगा या मार रही होगी, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा कि बच्चों के सेक के लिए मैं अपने पार्टनर के साथ में हूँ, बच्चों का भला तो नहीं कर रहा हूँ,
right? But there's also possibility that जैसे मैंने बोला कि we have become two different people. Our choices are different. Our desires are different. What we are looking for in life is different, right? So we can be very good friends, but still that romantic relationship, what we call as people living together from the point of view of a couple, that is not there. In that case, you can find an arrangement where you may still live together for the sake of the kids, but slowly help children understand how both of you love them, you're there for them, you're living together for them. But you're also Living separate. living separately So while this, living together, right? Or other arrangements can be made. So if the idea is that I'm doing it for the sake of the child, if it's not good for you, it is unlikely that it is good for the child. अगर वो आपके लिए ठीक नहीं है तो बहुत unlikely कि वो बच्चों के लिए better है. अब वो बच्चों को आप कैसे समझा पाते हैं, उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे आज के आज ही घर छोड़ना है. मतलब अगर ऐसी नौबत आ गई तो फिर तो बात ही खत्म लगे. बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मे बी मी एंड माई पार्टनर बोथ आर डिसाइडिंग कि हमको साथ में रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए बच्चों के लिए, तो फिर देयर आर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड, प्रिपरेशन जो किए जा सकते हैं. अगर किसी लिसनर का रिलेशनशिप इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, पीपल हु आर वाचिंग अस, तो सबसे पहले वो खुद से कौन सा सवाल पूछे? मेरे नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्या वो इस रिलेशनशिप में पूरे हो सकते हैं. और अगर आपको नहीं पता है कि आपके नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, देन विजिट अ थेरेपिस्ट. So that answers my next question also कि अगर किसी को लगे कि रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सो अगेन पहला स्टेप तो ये नॉन नेगोशिएबल आप चेक करो, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो. बट इफ दैट्स नॉट इनफ, देन विजिट अ थेरेपिस्ट. My recommendation: look for cognitive hypnotic relationship coach, because like there are partners and partners, there are also therapists and therapists. So So I'm going to have a quick rapid fire round. Love या ego? love, Chemistry या compatibility? both, Listening या talking? both, Sorry या thank you? both. Perfect partner या learning partner? If the partner is perfect, they will be a partner who will also help you learn. So it's, I don't think they are either or. रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी? Be willing to let go. एक एडवाइस जो हर कपल को देना चाहिए? एक एडवाइस जो हर कपल को देना चाहिए? I don't think couples need an advice. जितनी चीज हमने बात की है ऑलरेडी, all of that is important. और अगर वो enough नहीं है, so then the advice is go to a therapist. नितिन जी, आज की बातचीत से बहुत बात सामने आती है क्लियरली कि रिलेशनशिप सिर्फ प्यार नहीं है, समझ, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और हर दिन की छोटी छोटी चॉइस से बनता है. शायद हर रिलेशनशिप हमेशा नहीं चल पाता, लेकिन हर रिलेशनशिप हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाता है. अगर आज की बातचीत से आपको सोचना पड़ रहा है या सोचने पे मजबूर किया है आज की बातचीत ने, या आपको लगा कि किसी अपने को यह एपिसोड सुनाना चाहिए, तो प्लीज इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिए. हमारी कोशिश आइचा सपोर्ट फाउंडेशन के माध्यम से यही है कि मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप पर खुलकर बिना जजमेंट के और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ बात की जाए. मैं हूं किरण खुल्लर और आज मेरे साथ है नितिन शाह. हम फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नए पर्सपेक्टिव और एक नए एपिसोड के साथ. तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने रिश्ते का ख्याल रखें और याद रखिए, हर कहानी का एक नैरेटिव होता है और एक बियॉन्ड द नैरेटिव भी. नमस्कार. थैंक यू. Thank you, Kiran.